Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST हिंदी मीडियम से। देखिए चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था संघवाद। आज संघवाद में आज का जो टॉपिक हमारा उसको हम पढ़ेंगे भाषाई राज्य। भाषाई राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन यानी कि कैसे हुआ। देखिए हमारा जो देश है ना 1947 को स्वतंत्र हुआ था, उससे लेकर 2006 तक या आज तक हम देखते हैं तो देखिए जो राज्यों का जो गठन है, देखिए अगर आपकी टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि 1947 में राज्य किस प्रकार से थे। देसी रियासत अधीन रजवाड़े थे। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों को ख़त्म कर एकीकरण करके उसको मर्ज किया और राज्य बनाया, और वर्तमान में भारत की स्थिति इस मानचित्र के समान है। तो उसने बताया कि भाषा के आधार पर अगर हम देखते हैं प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 47 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीविका यात्रा शुरू की, और उस वक्त में लेकर 6 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखते हैं तो इस अवधि में आए बदलाव को देखकर निश्चित रूप से आपको पता होगा। तो देखते हैं इसमें क्या बदलाव हुआ है, किस प्रकार से बने। अब देखिए सबसे पहले नए राज्य बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमा बदली कि 1950 जो राज्य थे ना उनकी सीमाएं बदल दी गई थी। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं, यानी एक ही जो भाषा बोलने वाले लोग हैं ना एक राज्य में आ जाएं। ऐसे भाषा के आधार पर राज्यों को निर्माण किया गया। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीय संरचना के आधार पर हुई थी, क्योंकि हमारा भारत देश बड़ा विशाल है। विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के लोग रहते हैं। अब सबको साथ लेकर चलना होता है। तो इस वजह से नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य है ना उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया कि कहीं ना कहीं और राज्य से ये पिछड़े हुए हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया। यानी भाषा के आधार पर जब राज्य बनाए जा रहे थे तो हमारे भारत देश के जो राजनीतिक लोग थे ना उनको बड़ी चिंता हुई। तो ऐसा सोचा कि भाई भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो देश टूट जाएगा। जैसा धर्म के आधार पर हमारा देश आज़ाद जब हुआ तो धर्म के आधार पर देश के 2 टुकड़े हो गए, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के आधार पर पाकिस्तान राज्य बना। तो ये डर था कि कहीं देश टूट नहीं जाए, इसलिए कुछ समय के लिए उसको क्या टाल दिया गया। क्या कि राज्य का पुनर्गठन कुछ समय लिए टाल दिया गया। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादातर एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। ये भी रहा कि कहीं मजबूत हुआ, ऐसा नहीं था कि हमारा राज्य जो है ना देश कहीं कमजोर हो। अब देखते हैं हमारे देश की जो भाषा नीति देखते हैं। देखिए क्या भाषा नीति है। भारत की संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे देश में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर सिर्फ 40% भारतीय ही मातृभाषा है। यानी कि भाषा नीति के लिए लेते हैं तो हम कहते हैं ना हिंदी राष्ट्रभाषा है। हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बोल देंगे तो और भाषा बोलने वाले लोग लड़ाई नहीं कर देंगे। तो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है ना। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय भी किए गए। ये बात ठीक है कि हिंदी बोलने वाले लगभग 40% लोग हैं, अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन ये बात भी नहीं है कि हम दूसरी भाषाओं को नज़रअंदाज कर दें। हम उन भाषाओं को हमें आदर सम्मान करना चाहिए। हिंदी के अलावा अगर हमारे भारतीय संविधान देखते हैं तो भारतीय संविधान की अनुसूची जो 8 है उसमें टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है।
कितनी भाषा? 22। तो हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है और केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इसमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, यानी कोई मनाही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति केंद्र सरकार की नौकरी करेगा तो जो ये अनुसूची 8 में जो 22 भाषा है जिसमें हिंदी भी सम्मिलित है उसमें अपनी परीक्षा का माध्यम बना सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसके विकल्प को रूप में चुने और राज्य को अपनी राजभाषा है और राज्य का अपना अधिकांश काम ना अपनी राजभाषा में होता है और राज्य को ये स्वतंत्रता प्रदान कर रखी है कि वे अपनी भाषा को चुनकर और अपना कामकाज करें। अब तो श्रीलंका के ठीक उल्टा हमारे देश में नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 से बंद हो जाना था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की मांग की अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा गया। अब ये बता रहा है कि जैसे आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, सत्ता की साझेदारी। इस सत्ता की साझेदारी में श्रीलंका में तो केवल सिनाला लोगों को भाषा मान्यता दी गई थी और तमिलों को दरकिनार रखा गया था। लेकिन ऐसे ही अगर हमारा भारत देश भी करता ना तो हमारा भारत देश भी टूट जाता। लेकिन हमारे भारत देश में तो विद्वान थे, सभी समझदार थे और उसने इस समस्या को आसानी से सरल किया और उसने हिंदी भाषा के साथ साथ कहा कि जो 1965 में जो अंग्रेजी बंद होनी थी ना वे नहीं हुई। क्यों? कुछ ऐसे स्टेट थे हमारे जो हिंदी नहीं जानते थे, जैसे दक्षिण भारत में हम लेते हैं, कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये हिंदी नहीं जानते या तो इनकी क्षेत्रीय भाषा है। तो उन लोगों को स्वतंत्रता प्रदान की। ये नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी के ऊपर हिंदी भाषा को थोपेंगे, हिंदी भाषा को थोपा नहीं गया और उसे बताया गया कि आप चाहो तो अंग्रेजी को भी अपनी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार कर सकते हो और या अपनी क्षेत्रीय भाषा को अपना सकते हो। इसलिए तुम कहते हो ना सर अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ दी, लेकिन उसके पीछे कारण है कि हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भाषा जबरदस्ती थोप नहीं सकते। वे उस व्यक्ति की समझदारी है, उसको बिल्कुल स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वो किस भाषा का उपयोग करें। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राज्य कार्यों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा अभिजन को लाभ पहुंचेगा। कुछ लोग कहते थे अंग्रेजी बोलने वालों को लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे देश में जो विविधता है ना उसको खत्म करना था। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी और बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर हिंदी का थोप सकती है। यह नहीं है कि हिंदी थोपना चाहिए, ऐसा नहीं है। आज भी हमारे सब स्टेट को अपना स्वतंत्रता का अधिकार है कि उनके राज्य में बोले जाने वाली भाषा को वे अपने कामकाज में प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ लोग कोई और भाषा बोलते हैं, भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रूप अपनाया उससे ही हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। हम ऐसी स्थिति से बच गए जैसे श्रीलंका में थी। ऐसी स्थिति नहीं हमारी, नहीं तो हमारे भी श्रीलंका जैसी स्थिति हो जाती। तो हमारे भारत देश ने बड़ी समझदारी से काम किया, कोई भी किसी को भाषा थोपी नहीं, भाषा की स्वतंत्रता प्रदान की गई और अपने कल्याण के लिए उनको सबको यानी कि एक मौका दिया गया। इसी में है केंद्र राज्य संबंध कि केंद्र और राज्य के क्या संबंध होने चाहिए। निश्चित रूप से केंद्र और राज्य के यानी कि सकारात्मक संबंध होने चाहिए। हर केंद्र सरकार को राज्य सरकार को कुछ अधिकार प्रदान कर देना चाहिए, कुछ शक्तियाँ दे देनी चाहिए जिससे राज्य अपना विकास करे। और ऐसा है, दे रखी है। क्यों? क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है, शक्तियाँ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, शक्ति बटी हुई है। जैसे केंद्र राज्य संबंध में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं।
काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। सही, अधिकांश समय तक कांग्रेस की सरकार रहा। जैसे राज्य सरकारों ने स्वायत्ता संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार रही तो केंद्र सरकार ने राज्य के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। इन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती है और संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम करती है। इसमें ये बताया कि केंद्र और राज्य का एक अच्छा संबंध होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन व्यवहार में देखने में आता है, अगर केंद्र में जिस दल की सरकार है और भारत के किसी भी राज्य में अगर अन्य दल की सरकार है, इसका मतलब है केंद्र सरकार से भिन्न अगर कोई पार्टी राज्य में सरकार कर रही है तो केंद्र सरकार तो राज्य सरकार को गिराने की कोशिश करता है। ये इसमें कह रहा है कि हमें उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, यानी कि पार्टी के बेस पर नहीं, जनता के कल्याणकारी की भावना को देखकर काम करना चाहिए। और राज्य सरकार भी ये सोचते कि जो केंद्र सरकार है उसको कहीं मौका मिले तो उसको हटाया जाए। सन 90 के बाद में यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। 1990 के बाद देखते हैं तो भारत देश के अंदर बहुत से क्षेत्रीय दल बने। यही दौर में गठबंधन सरकार की शुरुआत की गई थी। चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिलने से प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी को क्षेत्रीय दलों की आवश्यकता होती है। अब क्या है गठबंधन सरकार? गठबंधन जैसा कि नाम से बिल्कुल स्पष्ट है, गठबंधन यानी कि एक दूसरे से प्रेम मित्रता बनाकर सरकार बनाना। जैसे मान लीजिए लोकसभा में अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से वे अन्य पार्टी जिसमें क्षेत्रीय दल हो सकते हैं उन पार्टियों को समर्थन लेके और बहुमत हासिल कर कर अपनी शासन व्यवस्था को कायम रखना चाहता है। यही गठबंधन सरकार है। जैसे आज भारत में देखते हैं तो जो गठबंधन, जैसे कांग्रेस की जो गठबंधन है उसका नाम यूपीए है और बीजेपी का जो गठबंधन है उसका नाम एनडीए है। तो ये क्या है? गठबंधन है कि सरकार देश में शासक बनने के लिए उसको बहुमत तो लाना होगा। इसमें सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकार की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपती है। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से भी बल मिला है। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग कर दिया है। यानी कोई भी राज्य सरकार ना अपना मनमाना काम नहीं कर सकती, अकेली नहीं कर सकती। संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाला दोनों की तुलना से ज़्यादा प्रभावी है। अब इसमें ये बताया गया, देखिए जैसे एक आपका कार्टून दिया गया है, देखिए आपकी बुक में। अब देखिए ये सोनिया गांधी और ये किसका बताया, राज्य की शक्तियाँ। अब आज इनको राज्य बताया गया। देखिए ऐसा लग रहा है कि राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट से ना पावर्स के लिए कुछ कटोरा लेके मांग रहे, जैसे कोई भिखारी मांगता है ना, ऐसे। तो उसने कहा कि राज्य अपने आप में स्वतंत्र है, वे केंद्र सरकार के अधीन तो है, लेकिन ये नहीं है कि उसको सारी बातों से कि मानेगा। उसको अपने स्वयं के स्टेट की भी कुछ पॉलिसी होती है, नीतियाँ होती है, उसके अनुसार काम करेगा। अब गठबंधन का एग्जाम्पल दिया, जैसे गठबंधन सरकार कि जब सरकार किसी एक दल को जब बहुमत नहीं मिलता है ना, चाहे मान लीजिए वे सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है या राज्य गवर्नमेंट से होता है, तो वे पार्टी क्या करती है, अन्य दलों को साथ लेकर चलती है। तो तब इसकी गठबंधन की सरकार बनती है। अगर उसको लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वे गठबंधन करता है। जैसे इस समय राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, लेकिन निर्दलीय और बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक है ना, उनके गठबंधन से सरकार बन रही है राजस्थान में कांग्रेस की। ऐसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं तो अकेली बीजेपी सरकार नहीं शासन व्यवस्था कर रही, बीजेपी के साथ में अन्य जो दल है ना, वे इसके साथ में सहयोग कर रहे हैं। इनके सारों को मिलाकर तब ये
ये शासन व्यवस्था चल रही है। नहीं, अकेले बीजेपी के पास में इतने एमपी नहीं थे, सांसद नहीं थे, तो उसने गठबंधन किए, चाहे बजरंग दल हो या कोई अन्य दल हो, उनसे मिलकर यानी इसने शासन व्यवस्था की। तो ऐसे कहते हैं हम गठबंधन सरकार। नेक्स्ट वीडियो में पढ़े हम विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण क्या है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमारे पढ़ाई करना, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना, फिर भी कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स करना, सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।